जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ढल जाने वाला जीवन इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके ऑर्गेनिजम्स करोड़ों सालों से लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्यार। प्यार के जरिए जीवन को पैदा करने का काम करता है संभोग। यूं तो रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन या क्लोन रेप्लिकेशन जैसे तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, पर संभोग से ऐसे अनोखे जीव पैदा होते हैं जो दो दूसरे इंडिविजुअल्स का एक ओरिजिनल मिक्सचर होते हैं। हो सकता है हल्की भिन्नताओं वाले नए जीव वातावरण में आए बदलावों में भी ढल जाएं, पर मिलन से एक ऐसा अंजाम भी हो सकता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मौत। सबसे बुरे स्पेसिमेंस को सबसे अच्छों को जगह देनी होती है और माँ बाप को अपने बच्चों के लिए संसाधन छोड़ने होते हैं। अगर सभी जिंदा रहेंगे तो जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर प्रजाति की ये चुनने की अपनी रणनीतियां हैं कि प्रजनन कौन करेगा, और सभी के ये सुनिश्चित करने के अपने खास मेटिंग फॉर्मूलाज हैं कि फर्टिलाइजेशन हो और पिता बनने का मौका सबसे अच्छे उम्मीदवार को ही मिले। प्रजातियों से अलग लायनेसेस का साल का कोई खास समय नहीं होता है जिसमें वो फर्टिलाइज हो सकती है। वो ऐसा कभी भी कर सकती हैं। वो सेक्सुअल एक्ट होता है जो सीधे तौर पर ओव्यूल्स को पैदा करता है, और इस दौरान ये जोड़ा 20 से 40 बार मेटिंग करता है हर रोज।
कॉप्यूलेशन सिर्फ 10 सेकंड से 1 मिनट तक की होती है और लगभग आधे घंटे में ये उसको दोहराने की। जब प्रजाति की निरंतरता की बात आती है, तब मेल्स की भूमिका फीमेल्स की भूमिका से अलग होता है। जहां मेल्स सिर्फ कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, वहीं फीमेल्स बाकी चीजों का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स का या फीमेल्स का जीवन एक दूसरे से ज्यादा आसान होता है। दोनों ही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों, पर जहां मेल्स का ध्यान क्वांटिटी पर होता है, फीमेल्स क्वालिटी पर ध्यान देती हैं। फीमेल्स अपने स्वभाव से सबसे अच्छे को चुनना चाहती हैं, जिससे दोनों सेक्सेस के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। हालांकि ये टकराव हमेशा ही हिंसक नहीं होता है। मिलन के नतीजों में से एक सुंदरता है। वो अनुपात, वो रंग, वो आवाजें जो जानवर निकालते हैं। इन प्रमुख विशेषताओं के पीछे ये चाहत है कि बस किसी तरह उनको चुन लिया जाए। मेल्स का आकर्षक होना शिकारियों का ध्यान खींचता है, जो कि चुनाव की प्रक्रिया में एक और फिल्टर है। फीमेल्स, जो आमतौर पर गूढ़ होती हैं, ज्यादा ध्यान नहीं खींचती हैं। कम से कम संख्या के हिसाब से इनकी अहमियत मेल से ज्यादा होती है। हार्मोन्स मेल्स को जोश में इतना पागल कर सकते हैं कि वो शिकारियों के बारे में भूलकर गोल गोल घूमने लगते हैं। पर प्राकृतिक तौर पर देखा गया है कि मेल्स ज्यादा होते हैं। इसलिए कभी-कभी फीमेल्स सरप्लस का उपयोग प्रजाति की भलाई के लिए करती हैं, बहुत बुरी तरह से। मेल प्रेइंग मैंटिसेस की आखिरी छलांग सबसे खतरनाक है। कमाल यह है कि 60% से ज्यादा बार वो फीमेल पर इन्वर्टेड पोजीशन में गिरते हैं, जैसे कि लेडीज को उनको पकड़ने के लिए उकसा रहे हों। अभी तक सब ठीक है। ये एनकाउंटर बिल्कुल सही समय पर हो रहा है। ये फीमेल इस मेल को एक शिकार नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देख रही है।
इसको एंटेनल फ्लैजेलेशन कहते हैं और ये इसे पसंद है। शायद यही है जिसने इसे इसकी भूख को जगाए बिना शांत रखा हुआ है। इसने इन खतरों को और अपनी नीयत को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि इसके बच्चे होंगे। मिथक के बावजूद 1000 में सिर्फ एक मामले में फीमेल्स अपने पार्टनर्स को सच में खाती हैं। कैनिबलिज्म सिर्फ तब होता है अगर मेल्स बूढ़े हों, अगर ब्रीडिंग सीजन खत्म होने वाला हो या अगर उसने बहुत कम खाया हो। इस बार इन प्रेमियों के लिए सब कुछ ठीक रहा है। 4 घंटों की कॉपुलेशन के बाद ये एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये भूख ही नहीं थी। कैनिबलिज्म कोई असाधारण चीज नहीं है, पर बहुत कम देखने को मिलती है। प्रजातियां यहां तक कि एक दूसरे से मुकाबला करके भी प्रजनन के लिए अपने इंडिविजुअल्स को चुन चुकी हैं। पर आमतौर पर इस नियम का ध्यान रखा जाता है कि अपने जैसे मांस को न खाया जाए। आखिरकार वो लगभग एक जैसे जीन्स हैं। इसके बावजूद एक ही प्रजाति के जानवरों के बीच की लड़ाइयां कई बार बहुत हिंसक हो जाती हैं और किसी एक कंपेटिटर की मौत के साथ खत्म होती हैं। जिसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जीतने वाला हारने वाले को खा ले, क्योंकि अपने जैसी ताकत वाले को हराने में बहुत मेहनत लगती है। खोई हुई ऊर्जा की भरपाई होनी चाहिए। कम से कम ऑक्टोपसस के मामले में 1 या 2 टेंटिकल्स को खाकर। क्रूर मगर असरदार। बहुत ज्यादा समझदारी के बावजूद जब तक लड़ाई आक्रामकता की एक खास सीमा तक नहीं पहुंच जाती है, उनको खुद पता नहीं होता कि वो मेल्स के बीच जीने मरने की लड़ाई है या एक अफेयर की शुरुआत है। इस बात
इस लड़ाई में फीमेल्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। उनको सुरक्षित रखना, जिनको बच्चों की देखभाल करनी है, एक अच्छी रणनीति है। हालांकि लड़ने वालों के लिए नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। और सिर्फ एक जीतता है। जब पानी बहुत होता है तब हिप्पोस शांत जानवर लगते हैं। जब नदी में सबके लिए जगह होती है तो साथ रहना आसान होता है। हालांकि विशाल हिप्पोस एक टेरिटोरियल स्पीशीज हैं, जो पलक झपकते ही बहुत हिंसक हो सकते हैं। नदी के हर हिस्से में एक डोमिनेंट मेल होता है जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपने हरेम में फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप में भी ये आक्रामकता से पेश आता है। अल्फास अपनी मेल टेरिटरी को इस बेहुदे और गंदे तरीके से मार्क करते हैं। अपने लगभग 2 टन के वजन, अपने गोल आकार और संतुलन बनाने की जरूरत के कारण इस प्रजाति को मजबूरन पानी के नीचे कॉपुलेट करना पड़ता है। कॉपुलेशन 15 से 20 मिनट तक चलता है और ये उसे सब कुछ पूरा होने तक सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आने देगा। हिप्पोस का भी रिप्रोडक्शन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है और अभी पानी का स्तर ज्यादा है, ये सतह तक नहीं पहुंच रही है। फीमेल हिप्पोस हमेशा ऑक्सीजन के बिना इतनी देर नहीं रह पाती हैं। कभी मेटिंग पार्टनर के चुनाव के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति या स्पेसिमेंस की खूबसूरती नहीं, बल्कि साथ ही उसकी क्षमताओं को भी देखा जा सकता है। बेटा फिश के मामले में
चुनाव का मुख्य आधार एक शानदार बबल नेस्ट को बना पाने की क्षमता होती है। उनको एक एक करके बहुत ही ध्यान से अपने मुंह में इकट्ठा करता है। ये हर एक एक बेबी भविष्य की एक संभावना होगा और फिर उनको नेस्ट में रख दिया जाता है, बबल्स के बीच छिपाकर, बहुत से शिकारियों से सुरक्षित। फिश या एम्फिबियंस का अंडा देना कॉपुलेशन से पुराना वो सिस्टम है जिसे दूसरे वर्टिब्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर इसमें कोई मेल ऑर्गन नहीं है जिसे फीमेल अपने अंदर महसूस कर सकती है। फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर पानी में होता है। मेल्स लेइंग के साथ ही फीमेल के एग्स को स्पर्म से स्प्रे करते हैं। स्पर्म सेल्स की संख्या ओव्यूल्स की संख्या के बराबर होती है। ये टेक्निक सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही संभव हो सकती है। पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक बड़ी कमी होती है। दूसरे मेल्स सही मौका देखकर पानी में अपने स्पर्म्स रिलीज करके कुछ एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं और बिना किसी कोशिश के पेरेंटहुड का कुछ हिस्सा चुरा सकते हैं। ये वो ज्यादा छोटे और फुर्तीले मेल्स होते हैं जो अल्फा से नहीं लड़ते हैं और फीमेल्स के सिलेक्शन प्रोसेस से भी बच जाते हैं। मैमल्स में, जिनमें प्राइमेट्स शामिल हैं, या बर्ड्स में
सिर्फ एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए लगभग 800 करोड़ स्पर्म सेल्स बनाए जाते हैं। उनको एक फीमेल सेल के लिए करोड़ों मेल सेल्स क्यों चाहिए होते हैं? विज्ञान को नहीं पता, पर एक थ्योरी के मुताबिक जैसा कि सेक्सेस की लड़ाई में होता है, स्पर्मेटोजॉइड्स भी बेस्ट को चुनने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। जैसे कि यही काफी न हो, स्पर्म सेल्स को लंबे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऊपर पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जहां उनके साथ बुरा सलूक होता है। कई घंटों तक एसिडिक एनवायरनमेंट में कई कोनों और उभारों में फंसने की संभावना के साथ। लगता है फीमेल बॉडी को चुनने की प्रक्रिया को सबसे मुश्किल बनाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जितना कड़ा मुकाबला उतना अच्छा नतीजा। सेक्सुअल एनकाउंटर्स के दौरान स्टॉर्क्स अपने क्लोआकस को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। मेल अपने सेक्सुअल डक्ट को जरा सा अंदर की तरफ धकेलता है ताकि उसके करोड़ों सेल्स उन 3 या 4 एग्स को ढूंढ सकें जिनको फीमेल को फर्टिलाइज करना है। स्टॉर्क वफादार होता है, साल दर साल उसी नेस्ट पे वापस आता है, अक्सर वही नेस्ट जिसे उसके पेरेंट्स इस्तेमाल किया करते थे, और ये सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलता है। इसे फाइलोपैट्रिया कहते हैं। कुछ नेस्ट में कई 100 सालों से एक ही स्टॉर्क फैमिली रह रही है। स्टॉर्क्स सिर्फ अपने जन्म स्थान के प्रति नहीं, अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत वफादार होते हैं। पूरी जिंदगी जब तक ये बच्चों को पैदा करने में सफल रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये मोनोगमी है। बच्चों को खिलाना और उनकी रक्षा करना मुश्किल काम है, और बहुत सी प्रजातियों में बारी बारी ही सही, उसमें दोनों पार्टनर्स का सहयोग जरूरी होता है। ऐसे मामलों में फीमेल्स का चुनाव सिर्फ ताकत, सुंदरता या समझदारी पर आधारित नहीं होता है, बल्कि प्यार बांटने की भावनात्मक क्षमता पर भी निर्भर करता है। जिन बच्चों की देखभाल अच्छे से होती है, उनके जीन्स सरवाइव करके फिर और बच्चों को जन्म देते हैं। यहां माता या पिता बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पेरेंटहुड दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है, और इसे सही ढंग से सीखने का एकमात्र तरीका मिसाल देना है। चिकन्स उसकी नकल करके सीखते हैं कि उनका ख्याल कैसे रखा गया था।
बी ईटर्स के प्रेमालाप में उदारता की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इनमें उन मेल्स को ज्यादा अच्छा संभावित पिता माना जाता है जिनमें दूसरों का ख्याल रखने की क्षमता हो। फीमेल्स को चुनिंदा खाने के निवाले दिए जाते हैं। प्रेमी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर या एग्स के इंक्यूबेशन में फीमेल्स की सपोर्ट के लिए सबसे अच्छे कीड़े पेश करता है। इस उदारता के पीछे स्वार्थ है। ये असली उदारता नहीं है। पर कुछ जानवर अपनी इच्छा से खाना बंद कर देते हैं और वो खाना अपने पार्टनर को या यहां तक कि अपने बच्चों को दे देते हैं। बी ईटर्स का हर जोड़ा डिलीवरीज के लिए नेस्ट से दूर की जगह चुनता है ताकि गिफ्ट चुराने वाले मेल से बचा जा सके। प्लूमेज की ब्राइटनेस बताती है कि कौन सबसे अच्छा शिकारी है, पर फीमेल्स उनको भी ढूंढ रही है जिनको बांटना आता है। कुछ मेल्स बहुत सारे गिफ्ट्स खा लेते हैं। उनको रिप्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिलेगा। वो गिफ्ट्स की क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी होती है जो हर फीमेल की ये फैसला करने में मदद करती है कि किसके साथ मेट करना है। और ये बहुत सारे कीड़ों को खाने के बाद ही अगला कदम उठाएगी। ये अब भी संतुष्ट नहीं है और कॉपुलेशन से इनकार कर देती है। बेशक फीमेल का गिफ्ट्स को कबूल कर लेना साथ निभाने की गारंटी नहीं होती है। ये कभी भी किसी बेहतर साथी के साथ जा सकती है। शायद ये इसकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। नहीं, ये भी कुछ जानवर पूरा जीवन एक ही साथी के साथ बिताते हैं। कुछ की वफादारी कुछ समय के लिए होती है और कुछ अपनी पहली मुलाकात के बाद फिर कभी नहीं मिलते हैं। फ्लाइंग फॉक्सेस बेवफा होते हैं। वैसे बैट्स को भी जोड़ियां बनाना पसंद नहीं है,
रिश्तों के मामले में इनके विचार बहुत खुले हैं। जब कॉलोनी में बच्चे पैदा करने का समय आता है तो मेल्स अपने पंख फैलाकर और आवाजें निकालकर फीमेल्स का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनमें एक अच्छे शिकारी के जीन्स हैं, पर ये अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। मेल्स बच्चों की देखभाल में कोई योगदान नहीं देते हैं। इनका ध्यान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पे होता है। और इतना ही नहीं, मेटिंग के समय, कॉपुलेशन के दौरान ये फीमेल की सेक्सुअल डक्ट में एक म्यूकस प्लग छोड़ देते हैं ताकि कोशिश करने वाले अगले मेल के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएं। मिलन के दौरान जब जोड़ों के बीच कोई रिश्ता कायम नहीं होता है तो सेक्सेस के बीच की लड़ाई मेल्स के बीच पैटर्निटी के लिए एक मुश्किल लड़ाई बन जाती है। एंथ्रोपॉड्स में दूसरे मेल्स को पिता बनने से रोकना बहुत ही कॉमन चीज है। जब बीज कॉप्यूलेट करते हैं वो भी एक्सप्लोड होकर अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को एक प्लग की तरह छोड़ देते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स बेवफाई से बचने के लिए कई हफ्तों तक कपल्ड रहते हैं। इंसेक्ट्स और अरैक्निड्स में सेक्सुअल रिलेशंस में लाखों टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं। ड्रैगन फ्लाइज उड़ते हुए कॉप्यूलेट करती हैं, जिसके लिए मेल सेक्सुअल ऑर्गन एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। बटरफ्लाइज के पीनिसेस अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए वाइब्रेट कर सकते हैं और हमिंग साउंड्स निकाल सकते हैं। इस दौड़ में यहां तक कि कैनिबलिज्म भी वर्जित नहीं है। ये जीनस एमिलीस का एक मैंटिस है। माना जाता है कि ये वो कैनिबलिस्टिक बिहेवियर डेवलप नहीं करते हैं जिसने इस पूरे परिवार को बदनाम कर दिया है। हम मैंटिसेस के बारे में कम जानते हैं। ये फीमेल जो अपने मेट से बड़ी है, इसने मेट करने की जगह इसको खाने का फैसला किया है। हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो, या हो सकता है ये बहुत दिनों से भूखी हो, और जो एग्स इसके शरीर के अंदर विकसित हो रहे हैं वो बेजान हो सकते हैं। इसे उनको बचाना होगा। वैसे भी इसे और मेल्स ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हो सकता है कि उसकी जरूरत ही न पड़े। ये इस प्रेमी से एक तीर से दो शिकार कर सकेगी। ये सिर और थोरैक्स का एक हिस्सा पहले ही खा चुकी है, पर इसके प्रेमी का पेट अब भी हिल रहा है। इसका उद्देश्य उसका वजाइना ढूंढना है, बिना देखे क्योंकि आंखें नहीं हैं, और बिना छुए या सूंघे क्योंकि दिमाग नहीं है। एमिलीस मेल के बचे हुए हिस्से की तलाश जारी है और लगभग 20 मिनट के बाद इसे होल मिल गया है। फीमेल बचे हुए हिस्सों को खाना जारी रखती है, पर वो ये धीरे करती है ताकि इसे फर्टिलाइजेशन का समय मिल जाए पोस्टमार्टम के बाद भी।
जानवरों में ऐसे बहुत कम नियम होते हैं जो तोड़े नहीं जाते हैं। फीमेल्स लगभग हमेशा ही फैसला लेने का हक अपने पास रखती हैं। हालांकि मेल्स भी अपनी ताकत के दम पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। पर मातृ प्रधान समाज जैसा कि हाथियों में होता है, उपेक्षा से अधिक सामान्य है। हालांकि मातृ प्रधान समाज आसानी से दिखते नहीं हैं। जैकनस के मामले में हाँ, वो ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर होती हैं। इसलिए इनका पूरा व्यवहार सामान्य से अलग है। जैकना फीमेल्स एक ही समय पर कितने भी पार्टनर्स रख सकती हैं, जबकि जैकना मेल्स इसके विपरीत होते हैं। पॉलीएंड्री पोलिजिनी का ऑपोजिट है। हर फीमेल में मेल का एक हरेम होता है जो एग्स को हैच करता है और बच्चों को पालता है। और बड़ी फीमेल्स अपनी टेरिटरी को दूसरी फीमेल से बचाती हैं और मेल्स पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। छोटे मेल्स के भी अपने झगड़े होते हैं। वो इंचार्ज को खुश करना और नेस्ट के लिए सबसे अच्छी जगहें चुनना चाहते हैं। एक ही तालाब में 2 या उससे ज्यादा फीमेल्स और हर एक के लिए 3 या 4 मेल्स हो सकते हैं। इस तैरती हुई वेजिटेशन पर बहुत सारे नेस्ट्स हैं, मतलब बहुत सारा कंपटीशन। बच्चे पैदा करने के लिए लड़ाइयां जारी रहती हैं। दूसरी जगहों पर, जैसे यहां मेल आइबेक्स की सींगें ताकत का एक और प्रतीक हैं। ये एंटलर्स बहुत शानदार हैं। बड़े मेल्स शक्तिशाली हैं, इनमें बहुत ताकत होती है। पर जब इनका दर्जा घटता है, फीमेल्स इनको ठुकरा देती हैं और ऐसे हालात में ये बेबस हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल ये देख लेती है कि इसके पास अब वो नहीं है जो उसे चाहिए। वाइल्ड लव वो नहीं है जो हम सोचते हैं। शायद ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब प्रेमालाप है, क्योंकि इतने लंबे इन 2 जानवरों के लिए अपने संतुलन को कायम रखते हुए मेट करना बेहद मुश्किल होता है। इतनी लंबी और विशाल गर्दन की वजह से जिराफ्स का सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर होता है। मेल और फीमेल के बीच आकार में असमानता भी कॉपुलेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद नहीं करती है। ये लगभग नामुमकिन सा काम होता है, जिसे सिर्फ एक पल में पूरा किया जाता है। मेल अपनी पार्टनर के ऊपर कूदेगा और अपने पीनिस को ठीक इजैक्यूलेशन के समय सही तरीके से डालने की कोशिश करेगा, और उसके लिए इसे हर चीज को अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होगा। उस काम को अंजाम देने के लिए इसे अपनी पोजीशन मिलीमेट्रिक प्रिसीशन के साथ ढूंढनी होगी। इसका निशाना किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहिए। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। ये कई घंटों से उस पोजीशन की तलाश में है जिसमें कामयाबी की गारंटी हो। ये बार बार कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये करने में बहुत खतरा हो सकता है। इसमें बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे टांग मुड़ सकती है। एक जिराफ के लिए टांग का मुड़ने के बाद टूटना लगभग पक्का होता है, तो इन्हें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा।